दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं बहुत बहादुर हस्ती हैं। आप हैं उषा विश्वकर्मा जी, जिनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, केबीसी से लेकर तमाम ये शोज़ पे जा चुकी हैं और रेड ब्रिगेड के नाम से इनका एक संस्था चलती है। इनका सफ़र संघर्षशील रहा है। कभी इनको भी जिन हालातों से दो चार होना पड़ा था उसी के लेके इन्होंने अपनी संस्था बनाई और ये संस्था बहुत ही कारगर रही महिलाओं के सशक्तिकरण पे, क्योंकि ये उनको फाइटिंग क्या कहेंगे उसको, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं और हज़ारों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उषा जी दे चुकी हैं। लंबा सफ़र है, बहुत लंबी हम लोगों की जान पहचान भी है। तो कहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ी, आज हम इस पे बात करेंगे। वैसे तमाम बार ये इस कहानी को दोहरा चुकी हैं, लेकिन आज हमारे चैनल पे पहली बार दोहरा रही हैं। उषा जी बहुत बहुत स्वागत। कैसे शुरू हुआ था आपका सफ़र समाज सेवा का, जब आप शिक्षा के लिए लड़कियों के काम करती थी? तो शिक्षा पे मैंने काम जो करना शुरू किया वो 2005 में करना शुरू किया और एक संस्था के साथ जुड़ करके करना शुरू किया, क्योंकि शुरू से मतलब जो मेरी परवरिश हुई है, माँ बाप ने जो परवरिश की है वो बहुत आर्थिक के कारण जो है, आर्थिक कमी के कारण बहुत ही दिक्कत से हुई है। क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई हमने जो है बिना किताब के की। अच्छा। और हाई स्कूल के बाद तो हमने ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई की। ऐसा नहीं था कि माँ बाप को मन नहीं था पढ़ाने का, लेकिन क्योंकि पैसे नहीं थे और हम जो है 4 बहन थे तो वो भी बहुत सारी दिक्कतें थी। और पापा मजदूरी, हमारे पापा कारपेंटर हैं, तो इस कारण कभी पापा ने मना नहीं किया, लेकिन हमको दिखता था कि घर में पैसे नहीं है और इस कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इंटर के बाद ये बहुत चुभता था कि अगर मेरे वहाँ ये प्रॉब्लम है तो जो मेरे से भी बुरी हालत में है उनकी शिक्षा उनका कैसे क्या होगा। तो इंटर के बाद हमने हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी स्कूल नहीं था और एक स्कूल था तो बहुत दूर था। मैं 12-13 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ने जाती थी। इंटर में मैं मड़ियाओं में रहती थी और मड़ियाओं से मैं निशातगंज में पढ़ने जाती थी और उस एरिया में कोई स्कूल नहीं था और स्कूल जो 1-2 था वो काफ़ी 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर था। छोटे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो ये हुआ कि हम बच्चों की शिक्षा पे काम करेंगे। तो वो इंटर का एग्ज़ाम मैंने दिया और रिजल्ट नहीं आया, मैं पास हुई या नहीं हुई ये भी नहीं पता। और हमने जो है लड़कियों लड़कों के लिए, बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। तो एक संस्था के साथ हम जुड़ करके एक सेंटर की शुरुआत की। तो वहाँ पे मैं साइकिल से जाती थी। तो ये हुआ कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी तो कोई स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ तो मान लीजिए जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वहाँ तो टीचर हैं, हम हैं और एक टीचर है तो वो देख लेती हैं। लेकिन जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ तो कुछ भी नहीं देखने वाला है। तो हमने अपने घर के पास सेंटर शुरू किया और हमने 19 बच्चों से शुरू किया था। अच्छा। और महीने भर के अंदर वो 150 से ऊपर संख्या क्रॉस होने लगी। अच्छा, किस सन की बात होगी? ये 2005 की बात अच्छा। है। और फिर हमने वहाँ पे आम का पेड़ था और पेड़ के नीचे उन बच्चों को चटाई और जो भी बच्चे अपना बोरा लेकर के आते थे वो पढ़ाना शुरू किया। और 2006 में और भी बच्चों की संख्या हो गई और एक खुशी थी, एक संतुष्टि थी कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। और जो बच्चों की मुस्कान होती थी, कई बार तो पता ही नहीं चलता था कि इसमें टीचर कौन है। अच्छा, हाँ, एक जैसे सब थे। हाँ, उम्र भी वही थी हमारी। तो ये चल ही रहा था और बच्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो जिस संस्था में मैं काम करती थी उसमें भी ये बार बार बोल रही थी कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा संभालने में मुश्किल हो रही है। तो उसी बीच में 2006 में एक लड़का वहाँ पर आपके साथ पढ़ाने के लिए आया। हाँ, वो बोला कि मैं आपकी मदद करूँगा और वो उस संस्था के थ्रू ही आया। हमने कहा ठीक है। तो वो पढ़ाना शुरू किया और 2006 में हम लोग ज़्यादातर 7-8 घंटे साथ में रहते थे, क्योंकि सुबह 8 से 12 स्कूल होता था। फिर ये था कि जो बच्चे पढ़ाई शुरू किए हैं, स्कूल में जा रहे हैं, उनको हम लोग कोचिंग क्लास भी देते थे। तो मतलब 10-12 घंटे हम लोग साथ में रहते थे। और मेरे परिवार से भी उनका रिश्ता अच्छा हो गया था, तो घर में दोपहर का खाना वगैरह भी हमारे वहाँ ही हो जाता था। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या घूम रहा था। तो
लास्ट महीने का लास्ट दिन था, जैसे सभी जगह वाउचर और ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, तो ये वाउचर हम लोगों को जमा करना था। तो मैंने उसने बोला कि आज हम लोगों को वाउचर जमा करना है और स्कूल के बाद जाना है, तो मैं अपना वाउचर घर पे भूल गया हूँ। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, नॉर्मली भाई आप कहेंगे तो हम कहेंगे ठीक है, गाड़ी है तुम्हारे पास तो तुम चलो ले लो। तो बोला ठीक है। तो हम उसके घर गए और इसके पहले भी 2 बार मैं जा चुकी थी और मैं उसके घर अंदर घुसी, उसने पल्ला बंद कर लिया। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पल्ला ठीक है, साथ है। और मैं पानी ही पी रही थी और पीछे से जाकर अचानक से मुझे पकड़े और तब भी मुझे लगा मजाक हो रहा है। लेकिन जब वो पकड़े और जब वो नोचना शुरू कर दिए, मेरे कपड़ों को नोचना, मेरे जो प्राइवेट पार्ट को दबाना, खींचना, तो वो फिर एक मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग वाला था कि ये क्या हो रहा है। और फिर मैं ये बोल रही थी कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो जो उस पीरियड में जो उनका बोलने का जो तरीका था, वो मैं मतलब जिस तरह का वो बकना होना कि मैं प्यार करता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना हो, और मैं बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और बड़ी मुश्किल से जो है किसी तरह संभाला। लेकिन उस पीरियड में जो पीड़ा मैंने सही है वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। 2006 में जो मैंने सहा है वो मुझे आज भी नहीं भूलता है कि वो जकड़न, वो नोचना, वो ज़बरदस्ती करना और वो बार बार मेरे जीन्स को तोड़ने की कोशिश करना। क्योंकि अगर मैंने मतलब ईश्वर ही शायद वो खड़ा था कि अगर मैंने जीन्स की जगह मैंने सलवार पहना होता तो शायद मैं नहीं बच पाती। लेकिन उस समय जीन्स पहनी थी और जीन्स पे भी मैंने बेल्ट लगा रखा हुआ था और वो बार बार ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन वो फटा नहीं और मैं फिर नीचे गिरी। और जब नीचे गिरी तो मैंने एक लात और एक थप्पड़ मारा और फिर मैं निकल गई। खैर उन्होंने छोड़ दिया, फिर मैं निकल गई, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं निकल गई और वो मीटिंग भी अटेंड किया, लेकिन तब तक मुझे फीवर आ गया था और मैं घर गई, लेकिन मैं बता नहीं पाई किसी को। ये घटना मुझे अंदर घर कर गई और एक जो है एक ट्रॉमा का रूप ले ली कि मेरे लिए ये था कि जिस व्यक्ति पे मैं विश्वास कर रही हूँ, जो बिल्कुल मेरे परिवार की तरह रह रहा है, और वो अगर मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है तो दुनिया फिर कौन सी दुनिया है हमारे लिए। कि शायद अगर वो मेरे से अगर वो प्रेम करता, अगर मुझे बता देता, मुझसे पूछ के करता, वो एक्सप्लेन करके करता, तो शायद मैं रेडी हो जाती। लेकिन ज़बरदस्ती तो प्रेम नहीं होता है ना। तो वो मुझे घर कर गया और मैं अंदर कुड़ने लगी और मैं चिड़चिड़ापन मेरे अंदर भरने लगा। एक समय ये आया कि मैंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी अपने घर में। डिप्रेशन पे आप जाने लगे। डिप्रेशन होने लगा और मेरे पिताजी कुछ भी पूछते थे तो उन एग्रेसिव से जवाब देना आ गया। 1-2 बार तो मैंने गिलास फेंक करके मार दिया। और मेरे बगल में अंकल रहते हैं तो इतना गुस्सा आया कि जब मुझे वो आदमियों को देख के गुस्सा आने लगा। सदमा आता था तो मैंने उनको एक बार काट लिया। मैंने 5 साल की बहन को अपनी उठा के फेंक दिया। उस समय जब वो मुझे दिमाग में घूमता था तो फिर वो पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये लगातार 1 साल तक मेरे साथ 1 से 1.5 साल तक चला। और उस बीच में मुझे 2-3 बार एडमिट करवाया गया कि मुझे कुछ बीमारी है। तो डॉक्टर सारे जो रिपोर्ट्स आते थे वो नॉर्मल आते थे। अच्छा, तब तक आपने किसी से कुछ नहीं बताया था। मतलब वो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती थी कि बताने की। अगर मैं बताऊंगी तो जो मेरा बाहर निकलना है वो बंद हो जाएगा। भले ही मैं बहुत तेज थी, लड़ाका लड़की थी, लेकिन एक जो दिमाग में सोच ये बैठाल दी गई है कि मैं एक लड़की हूँ तो बाउंडेशन मुझे पे लगेगा। तो मुझे ये 1.5 साल लगा। और एक समय ऐसा आया कि मतलब मेरे मोहल्ले वाले और मेरे परिवार में जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि मानसिक विभाग दिखा लीजिए। अच्छा। और वहाँ पे देखते हैं कि हम नूर मंजिल और ये सब में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब तो मेरी माँ बाप ने मुझे भूत वाला भी पूरा झाड़ फूक करवाया कि शायद भूत लगा हो, क्योंकि सब चीज़ तो नॉर्मल आ रही थी। तो फिर वही ना, मरता क्या ना करता। लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहा तो फिर मानसिक विभाग गए। और वहाँ पे जो मेरे डॉक्टर जो मुझे देखने आए, और हैरानी की बात कि हम परिचित निकले। अच्छा।
और जैसे ही मैं अंदर घुसी और मुझे ऐसे देखे तो उनका मुझे मतलब 8-9 महीने पहले मेरी बहस हुई थी। अच्छा। गांधी भवन में हाँ। एक मीटिंग थी और वो मुझे देखे तो मुझे पहचान गए, तो बोले कि हम मिल चुके हैं। हमने कहा जी हम मिल चुके हैं। तो बोले कहाँ मिले हैं, तो उनका जो लेबल होता है तो उन्होंने इससे जांच लिया कि इसका दिमाग ठीक है या कि नहीं है। तो बोले कहाँ मिले हैं, तो फिर मैंने उनको बताया किस लिए मिले थे। तो फिर मैंने बोला कि मैंने आपसे बदतमीजी से बात भी की। तो बोले ठीक है। फिर उनका जो प्रोसेस होता है देखने का और वो सारी चीज़ें उन्होंने देखा और फिर मेरी माँ पापा को अंदर बुला के बहुत डांटा कि आपको किसने बोला है कि पागल है, ये पागल है और यहाँ दिखाने के लिए। तो मेरी माँ रोने लगी कि बहुत प्रेशर आ रहा था और मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी यहाँ रहे। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि इसको कोई सदमा लगा है और अंदर बिल्कुल ये बैठा ली है, बोल नहीं रही है। तो आप कोशिश करिए, आप माँ बाप हैं, इनके जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करिए, शायद ये अपनी बात बोले। तो फिर हम लोग वापस आ गए और फिर जो हमारी दोस्त सर्किल थी, जो मेरे पापा मम्मी थे, तो उन्होंने पूछना शुरू किया और फिर वो बात मैंने अपने दोस्त से बताई। अच्छा। और फिर हमारे घर में वो चीज़ें शेयर हुई। तो वो जो गुस्सा होता है कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, तब तक मुझे ये समझ में आ गया था। तब तक मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। तब तक ये समझ में आया था कि शिक्षा पे तो काम हम करते हैं, लेकिन अगर हम ये पक्ष भी करना है। हाँ। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए शिक्षा पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा पे काम करना। क्योंकि जब मेरे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा तो उस शिक्षा का क्या मतलब है। तो उस समय वो उम्र नहीं थी, वो समझ नहीं थी और उस भीड़ में हम निकल गए कि अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसके लिए फ़ाइट करना। तो जिन लड़कियों को मैं पढ़ाती थी उसमें से ही जो टीनेज, कोई 14 साल की थी, कोई 15 साल की थी, तो उनके साथ हमने ये काम करना शुरू किया। प्रोटेस्ट करना, रैली निकालना, सेल्फ डिफेंस भी नहीं तब तक सेल्फ डिफेंस नहीं था। नुक्कड़ नाटक करना, मतलब मानसिक रूप से उनको जागरूक करने लगी। तो तब तक नाम नहीं था कुछ। अच्छा। तो फिर वो बाल मंच हम लोग ने डाला। फिर बाल मंच से थोड़ा सा ग्रोथ हुई लड़कियों की। तो ये हुआ कि जब हम नाटक करते हैं तो हम लोगों को कोई ड्रेस कोड बनानी चाहिए। ड्रेस कोड भी नहीं थी तब तक, क्योंकि हम जब ऐसे ही अलग अलग कपड़ों में नाटक करते हैं तो वो जो एक मैसेज जाना चाहिए और लोगों को एक यूनिट दिखती है, वो नहीं दिखती है। तो हम लोगों को दीदी एक ड्रेस चाहिए। तो हम लोगों ने, कुछ लोग जो हमारे सपोर्टर थे जो बीच बीच में कॉपी पेन सब दे देते थे, तो उनसे हमने बात किया। तो खिचड़ी आने वाली थी तो उन्होंने कहा कि इस बार हम तुमको मतलब खिचड़ी देंगे। तो हमने कहा नहीं, हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, हमको कपड़े चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा अलग अलग लेना तो मुश्किल है, तो आप पैसे बताओ, हम दे देंगे। तो वो पैसे हमारे पास 15 लड़कियों के लिए आ गए। सलवार सूट लेना ये भी कंफर्म है। फिर ये बात हुई कलर कौन सा। तो फिर लड़कियां बैठी, बोली लाल और काला। हम लोग ने बात किया। फिर ये बोला भाई लाल काला क्यों। तो ये पूछा, तो फिर कुछ शांत हुए, बोले लाल मीन्स संघर्ष और खतरा। अच्छा। और ब्लैक मीन्स विरोध। अच्छा। हम संघर्ष तो कर रहे हैं और समय आने पे खतरनाक भी है। और इसके साथ साथ अगर कुछ गलत होता है हमारे साथ तो हमें विरोध भी करना आना चाहिए। तो हमारी जो ड्रेस कोड होगी वो लाल कुर्ता, काली सलवार, काला दुपट्टा। तो उसको पहन के हम लोग सिल गई ड्रेस और तैयार हो गए। लड़कियां बढ़िया तैयार होकर के निकलने लगी। उस पे भी कमेंट शुरू हो गए। किसी ने कहा लाल तितलियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा परियां जा रही हैं। तो उसमें से जो लड़के थे उन्होंने, कुछ लोग ने कहा कि वो उड़ा का दल जा रहा है। तो एक ग्रुप ने उसमें कहा कि वाह क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। तो ये नाम बड़ा हिट किया हम लोगों को। और ये आते आते 2011 हो गया था हम लोगों को। तो ये लड़कियों ने कहा नाम बड़ा अच्छा है ये और हम पे सूट भी करता है, इसलिए आज से हम रेड ब्रिगेड है। तो रेड ब्रिगेड के नाम से हम लोग काम करना शुरू किए और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई चर्चा में नहीं था। जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, रैली करते थे, ये सारी चीज़ें जब करते थे तो हम लोग अपने ड्रेस कोड में जाते थे। जब ये चर्चे में आया, ये जब ये निर्भया केस हुआ और इससे पहले कई इन लोगों ने जो है वहाँ पे कांड कर दिया हमारे यहाँ लड़कियों ने। 2011 लास्ट में बकरीद होती है और बकरीद के आसपास में ही क्या था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ स्कूल जाती थी तो वैन से जाती थी। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ लड़के उनको परेशान करते थे। तो करीबन
15 से 20 दिन हो गए और वो सब मान नहीं रहे थे। तो इन लोगों ने यूनिट बनाई कि आज अगर ये खड़े होंगे तो आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। तो फिर वही दिन शाम का समय था, जैसे वैन रुकी, 6-7 लड़के भाभी आ रही है, भाभी आ रही है, भाभी भैया बहुत प्रेम करते हैं, सुन तो लो, इस तरह के कमेंट करने शुरू किए। वो लड़कियों ने जो है बैग अपना वहाँ पटका और उनको दौड़ा के पकड़ा। अच्छा। बाकी तो सब भाग गए, एक पकड़ में आया। तो वो 11 लड़कियां थीं और 11 लड़कियों ने खूब मारा उस लड़के को। अच्छा। और पीटा हमारे वहाँ, आपने देखा होगा मेला मैदान है, उसी में डाला है, जो करना हो तुमको करो। फिर हमारे पास आई और बोली कि ऐसा ऐसा किया। हमने कहा ठीक है। तो उनके पिता आ गए तब तक, ये क्या नेतागिरी है और इस तरह की आपने क्यों किया। तो हमने कहा आपके कितने बेटे हैं? बोला एक ही है। तो हमने कहा तो ये आपकी बहू है, वो भी बड़े बेटे की बहू है, आपको इज्जत के साथ ले जाना चाहिए। इस तरह के कमेंट शुरू हुए। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी आई और अपने बेटे को दोबारा से पिटाई करके ले गए। अच्छा। ये जो एक टर्न था टीम का, वो था कि उनके अंदर वो आत्मविश्वास आया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पे उनको आवाज कैसे उठानी है। तो ऐसे शुरुआत रेड ब्रिगेड की हुई। और जब ये निर्भया केस हुआ तो निर्भया केस में हर लड़की का ये जवाब था कि ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ये इसमें तो मुझे निकल के आना ही है। तो उस निर्भया केस में पूरा, आप भी उसमें थे, कि पूरे उस आंदोलन में हमारी लड़कियां सड़कों पे थी। और वो एक लड़की, अगर कोई नहीं रहता तो 2 लड़की भी खड़ी होकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो उसमें जो वो बोलने का जज्बा था, वो जो एक जो कुढ़न थी, एक जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो सब बाहर निकल के आया। और फिर उसमें एक चीज और भी था कि हम कब तक भाई और पिता और पति के भरोसे रहेंगे, हमको क्या आना चाहिए कि हम अपने आप से निकल सके। तो उस समय जो एक दौर चल रहा था कि हमको आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। तो फिर हमने लखनऊ में आत्मरक्षा सीखी, मार्शल आर्ट सीखा। और मार्शल आर्ट सीखा और जब लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगे, तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, करीबन 20 से 25 सर्वाइवर थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर सर्वाइवर थी। तो जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने सीधे बोला कि आप मुझे जो किक और पंच सिखा रही हो, वो जब हमारे साथ घटना हुई है तब ये सब कोई पोजीशन ही नहीं थी। क्योंकि आप मुझे बोल रही हो सामने खड़े हो और कोई सामने आएगा तो किक कर देंगे, पंच कर देंगे, उसको थ्रो कर देंगे। लेकिन जब एक लड़की के साथ घटना होती है तो अचानक से होती है। एक वो अचानक से पीछे से उसको घसीटा जाता है, पीछे से पकड़ा जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है और ढकेला जाता है। और जब उसको जकड़ा भी जाता है तो उसमें कोई गैपिंग नहीं होती है। और ताकतवर भी होता है। ताकतवर होती है और वो अचानक से होता है कि उसमें हमारी सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। तो उस समय हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो ये मेरे लिए एक बेइज्जती टाइप की हो गई कि हम जिनको सिखाने गए हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे। और ये सच भी बात थी, कहीं ना कहीं हम उस जगह फेल थे कि जो हम किक पंच ऐसे सिखा रहे हैं, लेकिन जो घटना होती है तो हम ऐसे होते हैं। तो इसमें किक पंच हमारा काम नहीं करता है। तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था और ये बात तो सही थी। तो उन लोगों ने कहा कि अगर मेरे बताने से आप कुछ कर सकती हैं तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। डिजाइन कुछ उस तरह का हो। हाँ। तो उन्होंने फिर बताया, जो रेप पीड़िता थी, गैंग रेप पीड़िता थी, कुछ उसमें एसिड वाली भी थी। तो उन्होंने बताया कि किस किस तरह उनके साथ घटना हुई है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो हम लोगों ने उसी पर फोकस किया। और उस बीच में सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से फैली हुई थी। और हम लोगों ने फेसबुक और इस पे जब फोटो डालना शुरू की तो विदेशों से भी लोगों ने आना शुरू किया कि हम आपको आत्मरक्षा सिखाएंगे। तो उसमें से भी हम लोगों ने सीखा और उसके आधार पे हम लोगों ने कुछ टेक्निक बनाए जिसका नाम रखा निशस्त्र कला। अच्छा। और निशस्त्र कला के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और वो जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो बिल्कुल जो एक जर्नल चीज़ें होती हैं कि एक लड़की अगर वो 3 दिन की ट्रेनिंग लेती है तो उसमें भी अपने आप को वो कैसे बचा सकती है। तो अभी तक पूरे देश में हम लोगों ने 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। अच्छा। हाँ। और रेड ब्रिगेड, अभी ये रेड ब्रिगेड की जर्नी थी। और रेड ब्रिगेड शुरू तो हमने अपने लिए किया था, लेकिन आप जैसे मीडिया ने, समाज ने ये काम समाज का कर दिया और समाज की एक जिम्मेदारी दे दी। तो रेड ब्रिगेड अभी कई क्षेत्र में काम कर रहा है। काम के लिए जाना जाता है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं,
लेकिन सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाते हैं, जैसे लड़कियों महिलाओं के लिए आर्थिक दृष्टि से क्या सोचा जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग अभी एक छोटा सा काम शुरू किए हैं, कटहल पकवान। अच्छा, हाँ। कटहल अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है और वो भारत में, मतलब उत्तर भारत में पहली बार वो हम लोगों ने शुरू किया है और वो दुनिया में पाया जाता है। और कटहल एक यूनिट बनाता है और सबसे सुंदर बात है कि वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें अगर आप कोई भी केमिकल डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाता है। तो उसको लेकर के हम लोग लड़कियों के लिए वो रेस्टोरेंट छोटा सा शुरू किए हैं जो 3 जगह अभी चल रहा है। अच्छा। एक ये हो गया, उसके साथ साथ हम लोग सिलाई सिखा रहे हैं और अभी करीबन 150 लड़कियां महिलाएं सीख चुकी हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो वो आज के डेट में सीख करके अपने घर में बैठ करके 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रही है। मतलब एक आत्मनिर्भर भी है। आत्मनिर्भर बनी है। और इसके साथ साथ हमारा एजुकेशन सेंटर चलता है, कोचिंग सेंटर चलता है। और अभी जो हम लोगों ने एक काम शुरू किया है कि एक औरत का बेस क्या है, उनका वजूद क्या है, उनका इतिहास क्या है, क्योंकि आज हम कितनी बड़ी भी बात कर लें कि दुनिया में ये चर्चा चल रही है कि हम औरत को इस्टेब्लिश करें और उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं हमारा इतिहास क्या है। और पता है तो आपका पता है कि इतिहास में पुरुषों ने क्या किया है, उन्हें महिलाओं ने क्या नहीं पता। हाँ, और हमने क्या किया है नहीं पता है, और किया भी तो एक महिला का नाम। अगर हम 1857 की बात करें तो झांसी की रानी हर जगह आती है, इसके बाद नाम चर्चे में नहीं है। तो अभी हम लोगों ने करीबन हिस्ट्री की 100 वीरांगनाओं पर रिसर्च की है, जो कि 1857 में एक नॉर्मल महिला होते हुए भी एक टीम बना करके उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, लड़ी हैं, अपने आप को उन्होंने अपनी जान निछावर की है। और मुझे लगता है कि वो जो एक रिसर्च है उसमें ये नहीं दिखता है कहीं कि औरत और आदमी में कोई उस समय फ़र्क था, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी गैपिंग आ गई है एक औरत और मर्द में। लेकिन उस समय आज़ादी के समय में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो उसको लेकर के भी अभी हमारी टीम एक रिसर्च कर रही है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने कुछ काम स्वास्थ्य को लेकर के किया है। अच्छा। कि स्वास्थ्य को अगर हम देखेंगे कि लड़कियों में खून की कमी बहुत होती है, महिलाओं में, और अच्छे घरों में ये दिक्कत है। तो उसको लेकर के हम कैसे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, साग सब्जी और बहुत सारे फल ऐसे डाइट और खान पान से, हाँ, कि हम बिल्कुल सस्ते से सस्ता, और कई चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो हम फ्री में कर सकते हैं, जैसे मर्म चिकित्सा एक पद्धति है। तो उसको लेकर के हम अभी सर्वाइकल और खून की कमी, और किसी को जो है ये स्पाइन की प्रॉब्लम हो, घुटने की प्रॉब्लम है, तो हम बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं। अच्छा। बिना दवाई के ठीक कर रहे हैं। तो उसको लेकर के भी हमारी टीम जो है इस पे काम कर रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, कई चीज़ें हम लोग लगे हुए हैं पूरा। चलते चलते एक और कि भाई उषा जी को ना वो केबीसी में भी जाने का मौका मिला था और प्रियंका के साथ इन्होंने खेला था। थोड़ा सा संस्मरण वो सुनाइए। ठीक ही था। कैसा लगा था वहाँ जाके केबीसी में? अच्छा लगा था, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे मंच पे जा कर के किसी को भी जाना अच्छा लगेगा। और अच्छी बात थी कि एक अच्छे से रूबरू होने का मौका मिला, और उस मंच से काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर और समाज में भी एक बदलाव आया कि जो कम लोग जानते थे और इसके कारण लोग ज़्यादा जानने लगे, और उसके कारण एक चीज़ और भी बढ़ी कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो और भी बढ़ गई। जी। वैसे कुछ और भी पुरस्कार मिले थे आपको? हाँ, हम लोगों को 2016 में राष्ट्रपति सम्मान मिला, और फिर 2016 में ही रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला, और कई मंच पे जैसे मिशन सपने सीज़न 2, नेशनल पे भी हम लोगों को 2-3 बार बुलाया गया, और बहुत सारे जितने भी ये मीडिया है या फिर आप जो है जितने भी ये फिल्मी दुनिया के चैनल हैं, वो समय समय पर जाने का मौका मिला, और अच्छा था समाज के लिए भी, हमारे लिए भी। चलते चलते कुछ और कहना चाहती हैं महिलाओं को, लड़कियों को या लड़कों को? हाँ, मुझे मतलब बहुत कुछ तो नहीं कहना है, लेकिन ये एक बात ज़रूर बोलूँगी महिलाओं के लिए कि हम आज कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन एक जो अंदर एक हीनता का बोध रहता है कि मैं एक लड़की हूँ, तो लड़की को कम मत समझिए, और आप अपने आप को ये समझिए कि मुझे स्त्री होने पे गर्व है। जिस दिन आप ये समझेंगे, मुझे लगता है कि आपकी सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि सामने का रास्ता आपको ही बनाना है, आपको कोई बना के नहीं देगा।
तो बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, और उषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, और आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। देखते रहिए, हम लोग फिर ऐसे ही किसी न किसी के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।